हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और मैं अशोक जांगेड़, आपका साथी, आपके साथ क्लास 10th आरबीएसई बोर्ड की मैं तीसरी पोएम लेकर के आपके सामने हाजिर हुआ हूं। और आज की पोएम जो है वो है द लोटस, जो कि तोरू दत्त ने लिखी है। बहुत ही शानदार पोएम लिखी है इन्होंने, और ये एक सोनेट है। और सोनेट क्या होता है इसके बारे में अभी अपन जानकारी लेने ही वाले हैं। तो चलिए चलते हैं इस पोएम के बारे में। पोएम का टाइटल है द लोटस। लोटस का मतलब कमल का फूल। देखिए, पहले बात करते हैं अपन तोरू दत्त के बारे में बात करते हैं दोस्तों। तोरू दत्त जो है, इनका लाइफ स्पैन यदि देखा जाए तो बहुत छोटा रहा है। अबाउट द पोइट बात करते हैं, मार्च 4 1856 से लेकर के अगस्त 30 1877, 4 मार्च 1856 को इनका जन्म होता है और अगस्त 30 1877 में इनकी मौत हो जाती है। बहुत ही छोटी आयु ये जी पाई थी। और ऐसा कहते हैं इनको, इनके बारे में ऐसा कहते हैं कि इनको इंडियन कीट्स भी कहा गया है। ठीक है, तोरू दत्त को इंडियन कीट्स भी कहा गया है। जिस तरह से इंग्लिश लिटरेचर में जॉन कीट्स का एक बड़ा नाम रहा है और काफी बड़ा रैंक वो लेकर के गए थे। आई मीन टू से काफी छोटा जीवन उन्होंने जिया, लेकिन साहित्य सर्जन उन्होंने बहुत अच्छा किया। इन द सेम वे तोरू दत्त, इनकी भी लाइफ स्पैन, जीवन अवधि जो काफी छोटी रही और उपलब्धियां काफी बड़ी रही। इन्हीं की एक और अदर पोएम जो है कैसुरिना ट्री, वो आपने जरूर पढ़ी होगी। ठीक है, तो आज फिलहाल हम इनकी पोएम द लोटस पढ़ने वाले हैं। उनसे पहले हम जान लेते हैं कि तोरू दत्त कौन थी और इनका क्या बैकग्राउंड रहा है, इसके बारे में अपन बात करते हैं। तो तोरू दत्त इज ए वेल नोन पोइट ऑफ इंडिया। भारत की बहुत ही प्रसिद्ध कवियत्री रही हैं। हुज कॉन्ट्रीब्यूशन इन इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश इज मेमोरेबल। हुज कॉन्ट्रीब्यूशन, इनका योगदान इन इंडियन राइटिंग, भारतीय लेखन में, इन इंग्लिश, जो कि अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है, इज मेमोरेबल। अर्थात भारतीय लेखक जिन्होंने अंग्रेजी भाषा में लिखा है, उन लेखकों में इनका जो योगदान है काफी बड़ा रहा है। हर फादर वॉज ए रिच मैन ऑफ कैलकाटा। इनके पिता जो थे वो कलकत्ता के एक अमीर व्यक्ति थे। हर मदर हैड अ डीप नॉलेज ऑफ हिंदू मिथ्स। और भारतीय पौराणिक जो दर्शन है, पौराणिक गाथाएं हैं, उनका गहरा ज्ञान था इनकी माता को। दिस फैमिली वॉज इम्प्रेस्ड बाय द ग्लिटर ऑफ द वेस्ट। और इनका परिवार जो था, ग्लिटर, चकाचौंध ऑफ द वेस्ट, वेस्टर्न कंट्रीज, इनका परिवार जो था वह पश्चिमी सभ्यता की चकाचौंध से बिल्कुल प्रभावित था। एंड हैड एम्ब्रेस्ड, एम्ब्रेस्ड का यहां मतलब है अपना लेना, एंड हैड एम्ब्रेस्ड क्रिश्चियनिटी, और इन्होंने ईसाई धर्म अपना लिया था। ध्यान रखिएगा, तोरू दत्त हिंदू नाम है, लेकिन इन्होंने ईसाई धर्म अपना लिया था। बट तोरू दत्त हैड अ डीप अट्रैक्शन फॉर द इंडियन एपिक्स एंड माइथोलॉजी। मिथोलॉजी, ध्यान दीजिएगा, नॉट माइथोलॉजी। इसे माइथोलॉजी हम नहीं पढ़ेंगे। हम इसे, यदि आप इंग्लिश डिक्शनरी उठा करके देखते हैं तो आपको इसका ट्रांसक्रिप्शन जो है वो कुछ इस प्रकार से मिलेगा। मिथो, यो, और आप इसको यो पढ़ सकते हैं, मिथोलॉजी। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिए वापस। बट तोरू दत्त हैड ए डीप अट्रैक्शन, लेकिन तोरू दत्त का बहुत ही गहरा आकर्षण रहा था फॉर द इंडियन एपिक्स, भारतीय महाकाव्य की तरफ, एंड मिथोलॉजी, भारतीय शास्त्रीय जो पौराणिक जो किताबें हैं उनकी तरफ। शी रेड द रामायण, उन्होंने रामायण भी पढ़ी। द महाभारत, महाभारत भी उन्होंने पढ़ा। द विष्णु पुराना एंड द भागवता, विष्णु पुराण तथा भागवत, रामायण, महाभारत, इन सब का अध्ययन इन्होंने कर रखा था। हर इमेजिनेशन वाज शेप्ड, और उनकी कल्पनाओं को आकार मिला बाय दीज इंडियन क्लासिक्स, भारतीय शास्त्रीय जो पुस्तकें हैं, जो पुराण हैं, ठीक है, ये जो महाकाव्य है, इन्होंने इनकी कल्पनाओं को आकार दिया। हर लिटरेचर अबाउंड्स इन द कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया, और उनका साहित्य जो है भारतीय विरासत से बिल्कुल ओतप्रोत है। अबाउंड्स का मतलब होता है ओतप्रोत होना, और हेरिटेज आप समझते ही हैं, विरासत।
ठीक है दोस्तों, तो ये तो रहा बात किसकी, अबाउट द पोइट की। अब हम आगे चलते हैं और इस पोएम के बारे में बात करते हैं। अबाउट द पोएम के बारे में अभी बात करेंगे। अबाउट द पोइट की बात हो चुकी है, अभी हम बात करने वाले हैं अबाउट द पोएम की बात करने वाले हैं दोस्तों। यहां पर पोइट शब्द लिखा गया तो थोड़ा सा मैं इसको करेक्ट कर देता हूं, ठीक है। और यहां अभी हम बात करने वाले हैं, आज जो हम पोएम पढ़ेंगे इसके बारे में, अबाउट द पोएम, ठीक है। देखिएगा, द लोटस इज ए स्मॉल पोएम कॉल्ड सोनेट। तो इसके बारे में तो हमें जरूर बात करनी चाहिए कि सोनेट क्या होता है, अभी अपन बात भी करेंगे इसके बारे में। सोनेट का मतलब अ पोएम ऑफ 14 लाइन्स, एक 14 पंक्तियों की कविता जो है वो क्या कहलाएगी, सोनेट कहलाएगी। इट इज अ पेट्रार्कन सोनेट, ध्यान दीजिएगा, इट इज अ पेट्रार्कन सोनेट। अब ये पेट्रार्कन सोनेट क्या है, यदि आप जानना चाहते हैं तो मैं बहुत ब्रीफली यहां पर इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूं, क्योंकि क्लास 10 में सोनेट जो शब्द है उसको सिर्फ ब्रीफली इंट्रोड्यूस किया गया है, इस कारण बहुत ज्यादा आपको जानने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। सोनेट के बारे में आप पहले आप सुन लीजिए, मैं थोड़ा सा अलग से आपको यहां स्लाइड लेकर के समझा देता हूं, ठीक है। सोनेट इटालियन शब्द सोनेटो से बना है, जिसका मतलब होता है अ लिटल साउंड, कोई छोटी ध्वनि। यहां यदि देखा जाए तो सोनेट का मतलब होता है अ पोएम ऑफ 14 लाइन्स। आगे बात करी जाए तो प्रत्येक पंक्ति में 10 सिलेबल्स इसमें मौजूद होते हैं, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यदि इसकी आप करो तो कोई सोनेट जो है सिंगल थॉट या सिंगल इमोशन पर आधारित होता है, बेस्ड ऑन सिंगल थॉट और इमोशन पर आधारित होता है। पहले लव पर आधारित ज्यादा सोनेट्स लिखे जाते थे, ये कुछ इसकी विशेषताएं होती हैं। अब पेट्रार्कन सोनेट क्या होता है, इनकी यदि अपन बात करें तो 14वीं सदी के लगभग इटली में पेट्रार्क नाम के व्यक्ति ने 14 पंक्तियों की पोएम लिखना स्टार्ट किया, जिसको कि सोनेट कहा गया। आगे चल करके लगभग 1516वीं सदी में सर्रे एंड वॉट नाम के 2 व्यक्ति रहे। सबसे पहले इन 2 व्यक्तियों ने इंग्लैंड को बताया कि सोनेट नाम की भी कोई पोएम होती है, अर्थात सबसे पहले अंग्रेजी भाषा में सोनेट को इंट्रोड्यूस करने का जो श्रेय जाता है वो किसको जाता है, सर्रे तथा वॉट को जाता है, ठीक है। अब पेट्रार्क ने जो सोनेट लिखे उनका अपना एक लेवल होता था, उसने क्या किया, शुरुआत की जो 4 पंक्तियां थी उसको उन्होंने इस प्रकार से लिखा, ए बी बी ए बी
BA CDE CDE। अब देखिए 4 4 3 और 3, इसको कहा गया क्वाट्रेन। 4 पंक्तियों का स्टेंजा क्या कहलाता है? क्वाट्रेन कहलाता है। 3 पंक्तियों का स्टेंजा जो है टर्सेट कहलाता है। ठीक है, 4 + 4 का जो जोड़ा है वह ऑक्टेव कहलाता है और 3 + 3 का जो जोड़ा है वह सेस्टेट कहलाता है। ऑक्टेव में पंक्तियां कितनी हो गई? 8 लाइंस। सेस्टेट में पंक्तियां कितनी हो गई? 6 लाइंस। तो ध्यान दीजिएगा, पेट्रार्कन सोनेट जो होता है उस सोनेट में 14 पंक्तियां होती हैं और ये 2 भागों में बटा रहता है, ऑक्टेव तथा सेस्टेट। सिर्फ आपको अभी इतना ही जानने की आवश्यकता है। इसके बाद में अंग्रेजी भाषा में विलियम शेक्सपियर ने जब सोनेट को अपनी स्टाइल में लिखना प्रारंभ किया तो हमने उसको नाम इंग्लिश सोनेट या शेक्सपियरियन सोनेट दे दिया। कालांतर में आगे चल करके पेट्रार्कन स्टाइल जो सोनेट है उस पर विलियम शेक्सपियर ने काम नहीं किया, बल्कि मिल्टन ने, जॉन मिल्टन ने काम किया, तो उनको मिल्टोनिक सोनेट नाम दिया गया या क्लासिकल सोनेट नाम दिया गया। इटली से इसका जन्म हुआ, इसलिए इसे इटालियन सोनेट नाम भी दिया गया। तो पेट्रार्कन सोनेट को क्लासिकल सोनेट, इटालियन सोनेट या मिल्टोनिक सोनेट भी कहा जाता है। हालांकि परीक्षा के संदर्भ में देखा जाए तो अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए सिर्फ मैं अपनी बात यहीं तक सीमित रखता हूं और सीधे पॉइंट पर चलते हैं दोस्तों। ठीक है, तो आ जाइए वापिस। तो द लोटस इज ए स्मॉल पोएम कॉल्ड सोनेट। लोटस एक छोटी कविता है जो कि एक सोनेट है। सोनेट का मतलब क्या होता है? 14 पंक्तियों की एक पोएम, a poem of 14 lines. It is a Petrarchan sonnet। और यदि इसकी स्टाइल की बात करी जाए, शैली की बात करी जाए, तो ये सोनेट जो है पेट्रार्कन स्टाइल में लिखा गया है। The lotus has been a favorite flower with Indian gods and goddesses। लोटस अर्थात कमल का फूल जो है भारतीय देवी देवताओं का पसंदीदा फ्लावर रहा है। याद कीजिए, माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु, इनके हाथों में आपने देखा होगा कमल। ठीक है, माता लक्ष्मी तो विराजमान ही किस पर होती है? कमल पर विराजमान होती है। ठीक है, और आपने ब्रह्मा जी को देखा होगा, कमल पर विराजमान देखा होगा। ठीक है, तो भारतीय देव देवताओं का पसंदीदा ये फ्लावर रहा है। बोथ लॉर्ड विष्णु एंड गॉडेस लक्ष्मी लव दिस फ्लावर। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी इस फूल से बड़े ही प्रेम करते हैं। इन प्रेजेंट टाइम्स, और वर्तमान में, मैनी इंडियन प्राइजेस, बहुत सारे भारतीय ऐसे पुरस्कार हैं, हैव बीन नेम्ड आफ्टर द लोटस, जिनका नामकरण जो है लोटस अर्थात कमल, संस्कृत में कहें तो पद्म, इस नाम के पीछे किया गया है। पद्म का अर्थ होता है कमल। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, द पद्मश्री, इसमें भी क्या है? कमल नाम आया है। पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म विभूषण एटसेट्रा, ये सब जितने भी पुरस्कार हैं इनमें कमल शब्द जो है, जो देवी देवताओं का पसंदीदा फ्लावर है, उस शब्द का नाम इसमें जरूर आया है। तो आगे चलते हैं। फॉर तोरुदत्त द लोटस इज द मोस्ट परफेक्ट फ्लावर रिगार्डिंग द कॉम्बिनेशन मिश्रण ऑफ कलर्स एंड अपीयरेंस। देखा जाए तो तोरुदत्त के लिए कमल जो है रंगों एवं स्वरूप के सम्मिश्रण की दृष्टि से सर्वाधिक पूर्ण पुष्प रहा है, परफेक्ट फ्लोर रहा है। ठीक है, कलर देख लो, कॉम्बिनेशन देख लो, इन सब के कॉम्बिनेशन के लिहाज से तोरुदत्त ने इसे परफेक्ट फ्लावर माना है। द पोइट डिस्क्राइब्स अ डिस्प्यूट, डिस्प्यूट का मतलब होता है झगड़ा, डिस्प्यूट झगड़ा, अमंग फ्लावर्स इन द मैनर ऑफ अ ब्यूटी कॉन्टेस्ट। जिस तरह से कोई ब्यूटी कॉन्टेस्ट होता है, सौंदर्य प्रतियोगिता होती है, इसमें चयन किया जाता है कि कौन सबसे ज्यादा सुंदर है, तो उसी प्रकार से इस पोएम में यहां पर कवियत्री अर्थात तोरुदत्त जो है यहां पर इस प्रकार से डिस्क्राइब करती है कि यहां पर एक द्वंद्व चल रहा है, राइवलरी चल रही है। ठीक है, दो फूलों के
बीच में, दो वर्गों के बीच में कि कौन सबसे ज्यादा सुंदर है। और यहां पर ये जो झगड़ा जो है उसको इसी प्रकार से इसने व्यक्त किया है, डिस्क्राइब किया हमारे सामने, द रोज एंड द लिली। यहां पर रोज एंड लिली आर राइवल्स टू गेट स्टेटस ऑफ द बेस्ट फ्लावर। यहां पर एक तरफ गुलाब का फूल है, दूसरी तरफ कुमुदनी अर्थात लिली का फूल है, जो कि प्रतिद्वंदी बने हुए हैं। ये एक सुप्रीम ताज हासिल करने के लिए, सबसे बड़ा ताज, सौंदर्य का ताज हासिल करने के लिए कि मैं सबसे खूबसूरत फूल हूं, इस ताज को हासिल करने के लिए बिल्कुल यहां पर बने हुए हैं, राइवल्स बने हुए हैं। बट फ्लोरा, फ्लोरा का मतलब है गॉडेस ऑफ वेजिटेशन, ओके, वनस्पतियों की देवी, द गॉडेस ऑफ फ्लावर्स, फूलों की जो देवी है, चूजेस द लोटस एज अ फ्लावर ऑफ सुप्रीम ब्यूटी। लेकिन फ्लोरा आती है और आकर के लोटस को, इन दोनों के ऊपर लोटस को सबसे खूबसूरत फूल के रूप में चुनती है, बिकॉज दिस फ्लावर रिटेन्स इन इट द व्हाइटनेस ऑफ द लिली, क्योंकि इस कमल के फूल में रिटेन्स यानी शामिल है क्या, द व्हाइटनेस, धवलता, सफेदपन, ऑफ द लिली एंड द रेडनेस यानी लालिमा ऑफ द रोज, क्योंकि इस कमल के फूल में लिली की धवलता भी शामिल है और रोज की रेडनेस भी इसमें शामिल है। सो नाइदर द लिली नॉर द रोज कैन इक्वल द ब्यूटी ऑफ द लोटस। इसलिए ना तो लिली और ना ही रोज जो है वो लोटस की सुंदरता के बराबरी नहीं कर सकते हैं। सिंबॉलिकली और प्रतीकात्मक रूप से देखा जाए, द विक्ट्री यानी विजय ऑफ द लोटस इज द विक्ट्री ऑफ इंडियन कल्चर ओवर द वेस्टर्न वर्ल्ड। सिंस का अर्थ देखिए यहां पर बिकॉज से है, सिंस का अर्थ किससे है, बिकॉज से है, बिकॉज द लिली एंड द रोज आर द वेस्टर्न फ्लावर्स। और प्रतीकात्मक रूप से देखा जाए, सिंबॉलिकली का अर्थ होता है प्रतीकात्मक रूप से, और प्रतीकात्मक रूप से यदि देखा जाए तो यहां पर कमल की विजय जो है वह भारतीय सभ्यता की पश्चिमी सभ्यता पर विजय के रूप में देखी जाएगी। कैसे? क्योंकि लिली एंड रोज ये दोनों ही क्या है, वेस्टर्न कल्चर को रिप्रेजेंट करने वाले फ्लावर्स हैं, ठीक है। जबकि कमल जो है हमारी पौराणिक गाथाओं में प्रस्तुत किया जाने वाला, हमारी देवी देवताओं का प्रिय फूल है। हम भी जब पूजा वगैरह करते हैं तो इस फ्लावर को काफी महत्व देते हैं, तो इसलिए कमल को यहां पर ऊंचा स्थान दिया गया है। तो एक प्रकार से देखा जाए तो भारतीय संस्कृति की विजय हुई है किसके ऊपर, वेस्टर्न कल्चर के ऊपर। तो दोस्तों अब देखते हैं आगे इस पोएम में क्या रहता है। तो चलते हैं अगली स्लाइड्स पे। नाउ लव केम टू फ्लोरा। अब यहां पर सबसे पहले बात किसकी आ रही है, लव की। लव जो शब्द है वैसे इसका अर्थ होता है प्रेम, लेकिन यहां जो लव है इसको किसके रूप में लिया गया है, प्रेम के देवता जिसको क्यूपिड कहते हैं, ठीक है। रोमन मिथोलॉजी में इसे क्यूपिड कहा गया है। तो लव यूज्ड फॉर क्यूपिड, द गॉड ऑफ लव इन रोमन मिथोलॉजी, प्रेम का देवता क्यूपिड अर्थात लव जो है केम टू फ्लोरा। अब फ्लोरा कौन है, गॉडेस ऑफ वेजिटेशन एंड फ्लावर्स, फूलों और वनस्पति की जो देवी है फ्लोरा वह विराजमान है। और उसके समक्ष कौन आता है, क्यूपिड आता है, लव आता है। और आकर के क्या करता है, आस्किंग मांगता है फॉर अ फ्लावर, ठीक है, मांगता है, पूछता है, ठीक है। आकर के किसके बारे में पूछता है, फॉर ए फ्लावर, एक ऐसे फूल के बारे में, that would of flowers be undisputed queen, undisputed disputed यानी जिस पर विवाद हो, undisputed यानी जिस पर कोई विवाद ना हो, अर्थात सर्वमान्य हो। तो undisputed का देखिए अर्थ क्या होगा, विदाउट एनी डिस्प्यूट और डाउट, अर्थात सर्वमान्य, कि मुझे आप एक ऐसा फ्लावर दीजिए जो सभी फूलों में क्या हो, सर्वमान्य हो। क्वीन, क्वीन का अर्थ यहां है द मोस्ट ब्यूटीफुल, ठीक है, क्या है, द मोस्ट ब्यूटीफुल, कि मुझे आप एक ऐसा फ्लावर दीजिए जो सभी में सबसे ज्यादा क्या हो, खूबसूरत हो, फूलों में सबसे खूबसूरत हो, एक ऐसा फ्लावर जो है आप मुझे दीजिए, द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर मुझे चाहिए, ठीक है।
द लिली एंड द रोज लॉन्ग लॉन्ग हैड बीन राइवल्स फॉर दैट हाई ऑनर। द लिली, लिली का मतलब कुमुदनी, एक प्रकार का सफेद रंग का फ्लावर होता है, ठीक है। एंड द रोज, रोज आप जानते हैं गुलाब का फूल, ठीक है, अ टाइप ऑफ रेड रोज, रेड फ्लावर। लॉन्ग लॉन्ग, देखिए लॉन्ग लॉन्ग जो है एक एडवर्ब है, ठीक है, इसका मतलब होता है फॉर ए लॉन्ग टाइम, काफी लंबे वक्त से, हैड बीन रहे हैं, क्या रहे हैं, राइवल्स। अब राइवल्स तो आप जानते ही हैं, प्रतिद्वंदी। राइवल्स का मतलब क्या हो गया, प्रतिद्वंदी हो गया, ठीक है, कॉन्टेस्टेंट्स हो गया, ओपोनेंट्स हो गया, ठीक है। तो ये दोनों फ्लावर्स जो कि आपस में क्या रहे थे, क्या रहे हैं, कॉन्टेस्टेंट्स रहे, ओपोनेंट्स रहे, राइवल्स रहे हैं, प्रतिद्वंदी रहे। जैसे इन्होंने सुना तो इनके बीच में होड़ और तेज हो गई, ठीक है। फॉर किसके लिए, फॉर दैट हाई ऑनर, किसके लिए, फॉर दैट हाई ऑनर, उस सर्वोच्च सम्मान के लिए। कौन सा, कि सबसे सुंदर कौन है, इस सर्वोच्च सम्मान के लिए इनके बीच में होड़ जो है और भी क्या होगी, तेज हो गई। बार्ड्स ऑफ पावर, देखिएगा बार्ड्स शब्द जो है, इस बार्ड शब्द का अर्थ होता है पोइट, कवि। बार्ड्स का अर्थ क्या होता है, पोइट, अर्थात कवि शब्द को आप इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पोइट कहते हैं। और पोइट का इंग्लिश सिनोनिम जो है, पर्यायवाची जो है, वो क्या होता है, बार्ड, ठीक है। टॉमस ग्रे ने एक पोएम भी लिखी है, बार्ड्स ऑफ एवॉन, बार्ड्स ऑफ एवॉन, जो कि शेक्सपियर को टारगेट करके इसने लिखा है, शेक्सपियर के लिए लिखा है इसने। तो बार्ड्स ऑफ पावर, पावर का मतलब शक्तिशाली, ठीक है, अर्थात शक्तिशाली कवि। अब कवि ऐसा तो है नहीं कि बड़ी बड़ी तगड़ी उनकी बॉडी बिल्डिंग होती होगी, बॉडी शानदार होती होगी, नहीं, ऐसा नहीं है। तो बार्ड्स ऑफ पावर, पावर का मतलब फेमस, अर्थात बहुत सारे प्रसिद्ध कवियों ने, किसकी बात चल रही है, बार्ड्स ऑफ पावर का मतलब क्या हुआ, कि बहुत सारे प्रसिद्ध कवियों ने क्या किया है, उसकी बात बाद में करेंगे। एक बार फिर से इसको देखते हैं कि यहां पर क्या होता है। अप टू दिस लाइन व्हाट हैपेंस, अप टू दिस लाइन, यहां तक क्या क्या हुआ है, ठीक है। यहां तक क्या होता है कि क्यूपिड कम्स टू फ्लोरा एंड आस्क्स हर टू गिव हिम अ फ्लावर that can be undisputedly said the most beautiful flower of all the flowers, ठीक है, ऐसा होता है, ठीक है। and since there had been a rivalry between these two flowers, the one is lily white and the second is red rose, and अब आगे क्या होता है वो देखिएगा। बार्ड्स ऑफ पावर, कि जो प्रसिद्ध कवि रहे हैं उन्होंने क्या किया है, हैड संग, गीत गाए हैं। गीत गाने से मतलब क्या है, उन्होंने कविताएं लिखी हैं। हैड संग देयर क्लेम्स, और अपनी अपनी कविताओं में अलग अलग फ्लावर्स को उन्होंने फेवर किया है, ठीक है। किसी ने लिली को अच्छा बताया है, लिली को खूबसूरत बताया है, किसी ने रेड रोज को खूबसूरत बताया है, ठीक है। रॉबर्ट बर्न्स जो हैं, उनकी यदि आप पोएम की बात करें तो माई लव इज रेड रेड रोज, मेरी प्रेमिका जो है बिल्कुल रेड रेड रोज की तरह से है। तो उनके अकॉर्डिंग तो रेड रोज जो है सबसे खूबसूरत फूल है, ठीक है, यदि अपन रॉबर्ट बर्न्स की माने तो। ऐसे ही लिली को भी बहुत सारे पोइट्स जो हैं उन्होंने अच्छा बताया है। तो कहता ये चाहता है यहाँ पे कि बहुत सारे ऐसे पोइट्स हुए हैं जिन्होंने लिली को और कुछ ने रोज को सबसे खूबसूरत फूल बताया है। हैड संग देयर क्लेम्स द रोज कैन नेवर टॉवर, देखिए टॉवर शब्द जो है उसका अर्थ क्या होता है, ये वर्ब है, इसका अर्थ होता है स्टैंड स्ट्रेट, अर्थात सर्वोच्च स्थान पाना। द रोज कैन नेवर टॉवर लाइक द पेल लिली विद हर जूनो मीन, कि गुलाब का फूल जो है, रोज जो है, कभी भी लाइक द पेल लिली, लिली जो कि गोल्डन कलर का होता है, ठीक है, हल्का व्हाइटिश गोल्ड होता है, उसकी तरह से कभी भी क्या नहीं कर सकता, विद जूनो मीन। जूनो मीन शब्द को आपको समझने की जरूरत है, तो आप पहले नीचे देखिएगा, ठीक है। जूनो मीन क्या है, वर्षा के देवता जुपिटर की पत्नी, उसका नाम है जूनो। जूनो मीन, मीन यानी की तरह से, ठीक है। जूनो बड़ी खूबसूरत, स्टेटली, ब्यूटीफुल, ठीक है, तो उसके समान सुंदरता वाली है। तो लिली की तुलना जो है जूनो मीन से करी गई है, अर्थात जुपिटर की पत्नी की सुंदरता से करी गई है। अब आगे देखिएगा
कि यहां पर जूनो मीन के थ्रू ये कहना क्या चाहता है कि स्टैंडिंग स्ट्रेट विद कॉन्फिडेंस लाइक द गॉडेस जूनो, कि जिस तरह से जुपिटर की पत्नी जूनो जो है कॉन्फिडेंस के साथ बिल्कुल एकदम अकड़ के साथ खड़ी रहती है, वैसे रोज जो है अकड़ के साथ खड़ा नहीं रह सकता। किसके सामने? लिली के सामने खड़ा नहीं रह सकता। तो बहुत सारे ऐसे पोइट्स हैं, किसी ने रोज का पक्ष लिया है, किसी ने लिली का पक्ष लिया है, लेकिन रोज जो है वो पेल लिली के सामने जूनो मीन की तरह से खड़ा नहीं रह सकता है। बट इज द लिली लवलियर? लेकिन क्या लिली ज्यादा खूबसूरत है? ध्यान रखिएगा, पोइट्री में जब इस प्रकार से ऑक्सिलरी वर्ब स्टार्ट करके कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसका आंसर हमेशा एक ही होता है, नो, कि नहीं। तो आपके सामने जवाब आ गया। प्रश्न क्या था कि क्या लिली ज्यादा खूबसूरत है? नहीं, लिली ज्यादा खूबसूरत नहीं है। 10 इस प्रकार से बिटवीन फ्लावर फैक्शंस, फ्लावर फैक्शंस यानी फूलों का गुट, कि बहुत सारे फूल जो हैं इधर बैठे हैं, बहुत सारे फूल जो है इधर बैठे हैं, ठीक है। वो चिल्ला चिल्लाए कह रहे हैं ली 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 ली, ये चिल्लाए कह रहे हैं रेड रोज रेड रोज, ठीक है। तो ये फ्लावर फैक्शन जो है इनके बीच में क्या चल रहा है? द्वंद्व चल रहा है। रैंग, रैंग का मतलब क्लैश, द स्ट्राइफ। देखिए स्ट्राइफ शब्द जो है इसका अर्थ क्या होता है? झगड़ा होना, ठीक है। इनके गुटों में क्या हो रहा है? झगड़ा हो रहा है। इन साइकीज बावर, वैसे बावर का अर्थ क्या होता है? ठीक है, बावर शब्द जो होता है उसकी यदि आप बात करो तो इसका अर्थ होता है आत्मलता, आप यो कह सकते हैं, आप गार्डन कह सकते हैं। तो जो साइकीज बावर हमारे मनों के अंदर, हमारे दिलों के अंदर जो फूलों के जो सेक्शंस बने हुए हैं, ठीक है, वो कोई क्या कहता है कि भाई गुलाब अच्छा है, कोई क्या कहता है लिली अच्छा है, लेकिन कोई एक मत पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। दोनों के बीच में क्या हो रहा है? मतभेद हो रहा है, ठीक है। वहां पर सहमति नहीं बन पा रही है कि कौन सर्वश्रेष्ठ है, ठीक है। तो साइकीज बावर। आगे बढ़ते हैं। गिव मी अ फ्लावर, फिर से लव जो कहता है फ्लोरा से कहता है गिव मी अ फ्लावर, मुझे एक ऐसा फूल दो, डिलीशियस। देखिए डिलीशियस का शाब्दिक अर्थ यदि आप देखो तो अर्थ होता है स्वादिष्ट, लेकिन यहां अर्थ है स्वीट या अच्छी सुगंध वाला, स्वीट एज द रोज, कि मुझे ऐसा फूल दो जिसकी खुशबू गुलाब की तरह से हो, अच्छी सुगंध देने वाला हो। एंड स्टेटली, स्टेटली का मतलब शानदार, अकड़ के साथ खड़ा रहे, स्ट्रेट सीधा, जो बिल्कुल सीधा खड़ा रहे। एज द लिली इन हर प्राइड, ठीक है, बिल्कुल अभिमान के साथ लिली की तरह से अकड़ के साथ खड़ा रहे। ये दोनों जिसमें क्वालिटी हो, जो खुशबू भी अच्छी देता हो और अकड़ के साथ खड़ा भी रहे, इस तरह का फ्लावर जो है मुझे दो। बट ऑफ व्हाट कलर, लेकिन कौन से कलर का होगा वो? रोज रेड, रोज रेड एडजेक्टिव है जिसका मतलब रेड एज रोज, रेड एज रोज, क्या वह गुलाब की तरह से रेड होगा? लव फर्स्ट चोज, लव ने पहले किसे चुना? गुलाब को, कि गुलाब होना चाहिए क्या, ठीक है। देन प्रेड, फिर इसने थोड़ा सोचा, प्रेड, प्रेड का मतलब प्रार्थना करना नहीं है, फिर इसने सोचा कि नहीं ये गुलाब तो नहीं हो सकता, नो लिली वाइट। फिर इसने कहा नहीं लिली वाइट ठीक है, लिली वाइट भी एडजेक्टिव है जिसका अर्थ क्या है? वाइट एज लिली, वाइट एज लिली, ये भी एडजेक्टिव जिसका अर्थ है। तो पहले तो उसने गुलाब को देखा, फिर कहा यार ठीक है, फिर बोला नहीं यार इतना ठीक तो नहीं है, फिर लिली को देखा, हाँ लिली ठीक है, फिर कहा नहीं लिली भी इतना ठीक नहीं है, बोथ प्रोवाइड, और तुम दोनों ही दे दो तो, और बोथ प्रोवाइड, तुम दोनों ही दे दो तो, बोथ दोनों, प्रोवाइड देना, ठीक है। तो उसने फ्लोरा से कहा कि मुझे फूल दो, ऐसा फूल दो जो बिल्कुल गुलाब की तरह से सुगंध देने वाला हो और लिली की तरह से अकड़ के साथ खड़ा रहने वाला हो। फिर उसने कहा गुलाब ठीक है क्या? फिर कहा नहीं गुलाब तो ठीक नहीं है। लिली ठीक है क्या? फिर उसने कहा नहीं ये भी ठीक नहीं है। तुम कुछ ऐसा दो जिसमें दोनों की खूबियां हो, बोथ प्रोवाइड, जिसमें दोनों की खूबियां हो, यस। एंड, और फिर फ्लोरा गेव द लोटस, फ्लोरा ने उसे क्या थमा दिया, क्या दे दिया? द लोटस, कमल का फूल दे दिया।
रोज रेड डाइड, जिसका रंग कैसा था? गुलाबी था। रोज रेड डाइड, लाल रंग का था, सुर्ख लाल था। एंड लिली वाइट, और सफेद भी था, हल्का गुलाबी और हल्का सफेद रंग था। द क्विलिएस्ट, यहां क्विलिएस्ट का मतलब है द मोस्ट ब्यूटिफुल। फ्लावर दैट ब्लोज, ब्लोज यानी खिलना। और फ्लोरा ने इसे क्या थमा दिया कि ये लीजिए, पकड़िए लोटस। इसमें वो सारे गुण हैं। खुशबू देखो तो गुलाब की सी खुशबू है, बिल्कुल सुगंधित है। ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट सीधा खड़ा रहता है लिली की तरह से, और लाल रंग भी है और सफेद रंग भी है, दोनों रंग इसमें समाये हुए हैं। आप देख लीजिए यहां पे, इस स्लाइड पे देखिए द लोटस। मैंने तस्वीर आपके लिए बना करके स्लाइड के रूप में तैयार रखी है, आज से नहीं बनाई भैया, वैसे लिए कंप्यूटर से, आप चेक कर लीजिए। ठीक है, ये आपको रेड प्लस व्हाइट दोनों दिखता है कि नहीं दिखता है? ठीक है, तो फ्लोरा ने सही काम किया कि नहीं किया? ठीक है, लव गया किसके पास? फ्लोरा के पास। क्या मांगा? फूल। कैसा? सबसे सुंदर। फिर थोड़ा कंफ्यूज हुआ, फिर क्या बोला कि एक ऐसा फूल देना जो कि सुगंधित भी हो, तो कमल सुगंधित भी है। जिसका रंग जो है लाल हो, किसकी तरह से? गुलाब की तरह से। और वो स्ट्रेट खड़ा रहता हो, किसकी तरह से? लिली की तरह से। और सफेद भी होना चाहिए, किसकी तरह से? लिली की तरह से। तो ये सारी खूबियां किसमें हैं? लोटस में है। तो यहां पर फ्लोरा ने इसे क्या दिया? लोटस का फ्लावर इसको दिया दोस्तों। चलिए, ये तो रही आपकी पोएम। अब यदि अपन आगे बात करें, इस पोएम के स्टेंजा की बात करते हैं, तो थोड़ा सा गौर कीजिएगा। ये पेट्रार्कन सोनेट है। पेट्रार्कन सोनेट का मतलब होता है जो कि दो भागों में बांटा जाता है। दो भाग कौन से होते हैं बताऊंगा। पहले 4 लाइन, फिर ये अगली 4 लाइन, फिर अगले 3 लाइन, फिर ये अगली 3 लाइन। अब आप काउंट कीजिएगा, ये 4 + 4, ये कितनी लाइन है? 4। ये कितनी है? 3। ये कितनी है? 3। ये 4 + 4 कितनी हो गई है? 8। और 8 पंक्तियों के स्टेंजा को हम क्या नाम देते हैं? ऑक्टेव। ठीक है, 3 + 3 कितनी हो गई है? 6। 6 पंक्तियों के स्टेंजा को हम क्या नाम देते हैं? सेस्टेट। अब सवाल यह है कि पेट्रार्कन सोनेट कौन सा होता है? तो सोनेट की परिभाषा है 14 पंक्तियों की जो कविता है वो क्या कहलाएगी? सोनेट कहलाएगी। अब पेट्रार्कन सोनेट कौन सा कहलाएगा उसका जवाब सुन लीजिए। एक ऐसा सोनेट जिसमें प्रथम 8 पंक्तियों को अपन क्या कहेंगे? ऑक्टेव कहेंगे, और अगली 6 पंक्तियों को हम क्या कहेंगे? सेस्टेट कहेंगे। प्रथम 8 पंक्तियां जो हैं वो 4-4 के 2 जोड़ों में रहेंगी, और इस जोड़े को हम क्या नाम देंगे? पहले 4 के जोड़े को क्या नाम देंगे? क्वाट्रेन। दूसरे 4 के जोड़े को भी क्या नाम देंगे? क्वाट्रेन। जो अगला 3 का जोड़ा आएगा सेस्टेट, अगला 3 का जोड़ा आएगा, सॉरी, अगले 3 का जो जोड़ा आएगा वो कहलाएगा टरसेट, और अगले 3 का जोड़ा आएगा टरसेट। तो 2 क्वाट्रेन बराबर 1 ऑक्टेव, 2 टरसेट बराबर 1 सेस्टेट। हुआ कि नहीं हुआ? और राइम स्कीम की यदि आप बात करते हो तो राइम स्कीम इसकी क्या होती है? ए बी बी ए। थोड़ा सा मैं इसको यूं लिख देता हूं, इसको समझने में आसानी रहेगी आप लोगों के। ए बी बी ए, ए बी बी ए, सी डी ई, सी डी ई। आप देख लीजिएगा 4 4, ये हो गया आपका ऑक्टेव।
3 3 और ये 6 पंक्तियां होगी आपकी सिस्टेट। तो दोस्तों ये रही आज की आपकी पोएम जिसका टाइटल था द लोटस। उम्मीद करता हूं आपको ये बहुत बहुत समझ में आई होगी। ठीक है, इससे रिलेटेड जो एक्सप्लेनेशन पार्ट है, क्वेश्चन पार्ट है, वो बहुत जल्द मैं अलग से लेकर के आऊंगा और उनकी बहुत शानदार पीडीएफ जो है वो भी आपको मिलेगी। और पूरा का पूरा काम जो है जिस प्रकार से बोर्ड की जो कॉपी आती है ठीक उसी पेज में मैं आपको करके दिखाऊंगा। और मेरा दावा है दोस्तों कि मैंने जो अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाया है, 10th वाले स्टूडेंट्स को, 12th वाले स्टूडेंट्स को, जो मेरिट लेकर के आते हैं, हर साल मेरिट में स्टूडेंट्स आते हैं जिनके 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आते हैं, वो स्टफ जो है मैं पूरा का पूरा यहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट आप सभी के लिए लेकर के आऊंगा। दावा है मेरा, आप मेरे साथ बने रहिए, मुझे प्रोत्साहित कीजिए। और इस प्रोत्साहन के लिए मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे पैसा नहीं चाहिए, फेम कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ इतना चाहिए कि आप इस चैनल को लगातार शेयर करते रहिए, लगातार जिन स्टूडेंट्स को जरूरत है उन स्टूडेंट्स तक आप पहुंचाइए। इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आपके सवाल हैं तो कमेंट लिख करके मुझे भेजिए, जवाब मैं जरूर दूंगा। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।